हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? क्लास 12th इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स का जो दो पार्ट है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें हम लोग 30 डेज का जो सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें 30 डेज में हम लोग वन शॉट वीडियो के हिसाब से पूरे इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे, जिसमें 15 वीडियो हम लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर आएगा और 15 वीडियो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर आएगा और 30 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा हम लोग का इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। आज उसका डे 9 है और इस वीडियो में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। ये टॉपिक एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आपका क्लास 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो इस चैप्टर से कई बार आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को पूरे डिटेल में करेंगे। हाँ, एक चीज हम बता दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट करके हम लोग को ये बोल रहे हैं, पोल भी आया था काफी स्टूडेंट लोगों का कि सर आप ये जो चैप्टर बाय चैप्टर जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और हम लोगों के पास जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें सर ये चैप्टर मैच का ही नहीं हो रहा है। तो बता दे रहे हैं, एनसीईआरटी के तरफ से जो बुक आया है ना, उसमें यूनिट वाइज दिया गया है। अगर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो उसमें 4 या 5 यूनिट दे दिया, उस यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स दे दिया है। और यही चीज क्या किया है आपका, हम जिस बुक से आपको पढ़ा रहे हैं एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक, वहां माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूनिट वाइज नहीं दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स को चैप्टर बाय चैप्टर चैप्टर बाय चैप्टर चैप्टर बाय चैप्टर दिया है। ठीक है, तो दोनों तरीका सेम है। अगर आप एनसीईआरटी का बुक से पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और हम जो आप लोगों को वन शॉट वीडियो पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है, क्वेश्चन जो एक्सरसाइज जो सेट हुआ है उसका तरीका अलग है। एनसीईआरटी में यूनिट वाइज दिया गया है और जो हम एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक से पढ़ा रहे हैं उसको हम चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो पढ़ लो तो भी ओके है, और हम जो पढ़ा रहे हैं वो कर लो। वो पढ़ लेने से आपका पूरा का पूरा 100% एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, जो इस साल का लेटेस्ट सिलेबस है। हम उसी के रिगार्डिंग सारा चीज को पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग डाउट में या कंफ्यूज में मत रहना। हम जो आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, फिर चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के या साइंस के, फिर चाहे आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट हैं। अगर आपका क्लास 12th में इकोनॉमिक्स है जिसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स है, तो हम जो आपको 30 दिनों का जो 30 वन शॉट वीडियो लाएंगे उसको कर लो। उसको कर लेने से 100% इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो आई होप अब आप लोगों को डाउट क्लियर हो चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, ये हम लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 है। अगेन हम सेम चीज बोल रहे हैं, मेरे पास जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 9 है। अगर आप यही चीज एनसीईआरटी का बुक से पढ़ोगे तो उसमें आपका जो प्रोड्यूसर्स बिहेवियर करके जो यूनिट है उस यूनिट में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं गुरुजी कि आखिरकार प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तो हम लोग बाद में जानेंगे, सबसे पहले जानते हैं प्रोड्यूसर कौन होता है। तो सिंपल सा बात है, प्रोड्यूसर का मतलब होता है जब कोई भी पर्सन किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है और प्रॉफिट कमाने के लिए उसको बेचता है। कोई भी पर्सन किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया, उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, उसका प्रोडक्शन किया और प्रॉफिट कमाने के लिए उस प्रोडक्ट को बेचा, तो वही पर्सन को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोड्यूसर। यानी याद रखना, प्रोड्यूसर कौन होता है, प्रोड्यूसर एक पर्सन है। प्रोड्यूसर कौन है, एक पर्सन है। प्रोड्यूसर को कई बार प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर को आप कई बार फार्म भी बोलोगे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, प्रोड्यूसर है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है और प्रॉफिट कमाने के लिए उसको बेच रहा है, तो उसी आदमी को हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूसर। अगर हम कोई सामान बनाए, उस सामान को हम प्रॉफिट के लिए बाजार में बेचेंगे तो हम उस सामान का प्रोड्यूसर कहलाएंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे मीनिंग में भी सेम वही चीज लिखे हैं, ए पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विथ द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। वो पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, वो प्रोड्यूसर होगा। ए प्रोड्यूसर इज एन इकोनॉमिक एजेंट, एक प्रोड्यूसर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है who produce and sell goods and services in the order to earn maximum profit by accumulating the means of production। यानी जो भी सामान वो बनाता है, उस सामान को जो वो बेचता है, उससे उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है। अब देखो, एक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होता कैसे है, तो सिंपल सा बात है ना, किसी भी चीज का अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इसका मतलब हम देखो समझा रहे हैं, अगर हम आप लोगों को ये बोले कि हम एक सामान है जिस सामान को बनाने में मेरा कॉस्ट लगा 80 रुपया, ध्यान से समझना,
एक सामान है जिसको बनाने में हमको कितना रुपया लगा, कॉस्ट 80 रुपया, और हम इस सामान को सोल्ड कर दिए, यानी इस सामान को हम बेच दिए 100 रुपया में। 80 रुपया में बनाए, 100 रुपया में बेचे, तो बताओ हमको कितना रुपया का प्रॉफिट मिला, 20 रुपया ज्यादा में बेचे हैं, तो ये 20 रुपया मेरे लिए क्या कहलाएगा, ये 20 रुपया मेरे लिए कहलाएगा प्रॉफिट। वही यहां पे हम एक फॉर्मूला लिखे हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स प्राइस, सामान को कितना में बेचे, कितना में बेचे थे सामान को, 100 रुपया में, माइनस कॉस्ट, कितना रुपया लगा था सामान को बनाने में, 80 रुपया लगा था, तो कितना का प्रॉफिट हुआ हम लोगों को, 20 रुपया का। आया समझ में। और इसी प्रॉफिट के लिए ही कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके बाजार में बेचता है। कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी फार्म बिना प्रॉफिट का सामान को ना तो बनाएगा ना तो बेचेगा। हर किसी का अल्टीमेट एम जो होता है वो प्रॉफिट कमाना ही होता है। ठीक है, आगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर या इक्विलिब्रियम ऑफ फार्म। फार्म या प्रोड्यूसर एक ही चीज होता है। पहले मेरा एक बात समझ लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ले लिए। अब एक बात मेरा समझ लो, कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, तो मेरा नॉर्मल बात याद रखना, कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, यानी जब उसका टोटल रेवेन्यू उसके टोटल कॉस्ट से जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ज्यादा एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। आया समझ में। कोई भी प्रोड्यूसर जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा उतना ज्यादा वो इक्विलिब्रियम में आएगा। इसका मतलब जितना उसका टोटल कॉस्ट है उससे जितना ज्यादा उसका टोटल रेवेन्यू होगा उतना ज्यादा वो प्रोड्यूसर या फार्म इक्विलिब्रियम में होगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, जब कभी भी कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज करने से उसके प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तब उस कंडीशन में भी फार्म इक्विलिब्रियम में होता है। वही बोल रहा है, द इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोड्यूसर इज ऑल्सो कॉल्ड द इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म। इट इज ए सिचुएशन वेयर द प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है। द पॉइंट एट विच द प्रोड्यूसर ऑफ फार्म गेट्स द मैक्सिमम प्रॉफिट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोड्यूसर और द फार्म। वो पॉइंट जहां पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, उसी को प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ठीक है, इसी चीज को देखो इन अदर वर्ड्स में क्या बोला गया है, इन अदर वर्ड्स में बोल रहा है, इन अदर वर्ड्स द इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ फार्म रेफर टू ए सिचुएशन वेयर द फार्म डज नॉट मेक एनी चेंज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है दैट इज देयर इज नो चेंज इन इट्स प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर रहा है लेकिन उससे उसका प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर को जितना प्रॉफिट मिल रहा है वो उतना में इक्विलिब्रियम है। ये दोनों ही सिचुएशन में प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम बोलेंगे। आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होने के कितने सिचुएशन होते हैं। ये देखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन है, आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो डेफिनेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको नहीं बता रहे। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रेक इवन पॉइंट को हिंदी में बोला जाता है सम विच्छेद बिंदु। ब्रेक इवन पॉइंट को बोला जाता है सम विच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु बोलो इसको, सम विच्छेद बिंदु, या इसका एक और नाम होता है साम्य बिंदु। सम विच्छेद बिंदु या इसको बोला जाता है साम्य बिंदु। अब इसका मतलब समझ लो, ब्रेक इवन पॉइंट आखिरकार होता क्या है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है, हम लोग अभी ये तो सीख गए ना कि कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो यही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा उतना ज्यादा वो इक्विलिब्रियम होगा या उतना ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर को हमेशा प्रॉफिट ही मिले। कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो प्रोडक्ट को बनाता है उस प्रोडक्ट को बेच के उसको प्रॉफिट नहीं मिलता है। अगर प्रोड्यूसर को उस सामान को बेच के प्रॉफिट नहीं मिले तो प्रोड्यूसर कम से कम इतना चाहता है कि ठीक है यार, अगर सामान को बेच के प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो कम से कम लॉस ना हो। इसका मतलब है ठीक है, अगर मेरा सामान को हम प्रॉफिट में नहीं बेच पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम मेरा सामान को उतना में बेचेंगे जितना में हम उसको बनाए थे। इसका मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट ये बताता है कि अगर प्रॉफिट ना हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम लॉस भी ना हो। कम से कम जितना में हम कॉस्ट में बनाए हैं सामान को उसको उतना में बेच देंगे।
समझ में आ रहा है? जैसे हम आपको समझा रहे हैं, अगर कोई सामान हम अगर मान लो 20 रुपया में बनाए, अगर हम उस सामान को 30 रुपया में बेच दिए, हमको 10 रुपया प्रॉफिट मिला, हम इक्विलिब्रियम में है। और अगर मान लो हम 20 रुपया का सामान जो है, हम 20 का सामान को 20 से कम में नहीं बेचना चाहेंगे। अगर 20 का सामान को मान लो 15 में बेचे, 20 का सामान को 10 में बेचे, तब तो ऐसे में हमको लॉस हो गया। हम लॉस में बेचना पसंद नहीं करेंगे। हम ये चाहेंगे कि अगर ज्यादा में बिक गया तो ठीक है, प्रॉफिट है, इक्विलिब्रियम है। और अगर उतना में नहीं बेच पा रहे हम, तो कम से कम 20 का सामान को कम से कम हम 20 रुपया में बेचेंगे, जिससे अगर हमको ठीक है, अगर प्रॉफिट हमको नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमको इससे लॉस भी ना हो। प्रॉफिट ना हो रहा है चलेगा, लेकिन कम से कम हमको इससे लॉस भी ना हो। तो ये सिचुएशन, जितना में सामान को बनाए उस सामान को कम से कम उतना में ही बेच देते हैं, इसी पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जहां एक फार्म का जो कॉस्ट है वो उसके रेवेन्यू के बराबर होगा, यानी वो जितना में सामान को बनाया कम से कम वो उतना में सामान को बेचना पसंद करेगा। इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, फार्म को, प्रोड्यूसर को उतना पैसा मिल जाता है जितना में वो उस सामान को बनाया था। ठीक, देखो वही बोल रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट शो दैट सिचुएशन वेयर बोथ रेवेन्यू ऑन कैश, रेवेन्यू एंड कॉस्ट बिकम इक्वल। रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल होने का मतलब है या तो टोटल रेवेन्यू बराबर आपका टोटल कॉस्ट होगा, या आपका मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट होगा। मेरा रेवेन्यू मेरे कॉस्ट के बराबर होगा। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, उसी चीज को आगे बोल रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट शो नॉर्मल प्रॉफिट, इट्स मीन नो प्रॉफिट और नो लॉस। ना तो फार्म को प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। एट दिस पॉइंट फार्म ओनली ऑब्टेन्ड ऑल द कॉस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट, यानी फार्म जितना पैसा लगाता है कम से कम फार्म को उतना पैसा मिल जाता है। इसी पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। हो गया? क्लियर है? ठीक है, चलो हम आगे आपको समझाएंगे ब्रेक इवन पॉइंट, हम आपको समझाएंगे। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। दो सिचुएशन में ब्रेक इवन पॉइंट होगा। पहला क्या बोले हम आपका, मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट कहां होगा? ब्रेक इवन पॉइंट वहां होगा जहां रेवेन्यू बराबर क्या हो? कॉस्ट हो। इसका मतलब है रेवेन्यू बराबर कॉस्ट हो, इसका मतलब है या तो मेरा टोटल रेवेन्यू बराबर हो टोटल कॉस्ट का, यह भी ब्रेक इवन पॉइंट है, या मेरा मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो मेरा मार्जिनल कॉस्ट का, यह भी मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। वही बोल रहे, ब्रेक इवन पॉइंट दो जगहों पे होगा। पहला टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो, और दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के मेरा क्या हो? बराबर हो। ठीक है, आगे अब आते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर्स और फार्म। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी फार्म इक्विलिब्रियम में कैसे आता है, इक्विलिब्रियम में आने का उसका कितना मेथड्स होता है, तो एकदम डिटेल्ड में और अच्छा से समझना। अभी हम क्या बताएं, दो सिचुएशन में फार्म इक्विलिब्रियम में आएगा। सबसे पहला, या तो टोटल रेवेन्यू बराबर टोटल कॉस्ट हो जाए उसका, और दूसरा या तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू बराबर क्या हो जाए? मार्जिनल कॉस्ट। तो अब हमको सीखना है कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट से फार्म इक्विलिब्रियम में कब आएगा, और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से फार्म इक्विलिब्रियम में कब आएगा। और इसमें भी अलग अलग सिचुएशन, अगर हम ये पढ़ते हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, तो इसमें भी दो चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक, सबसे पहले बढ़ेंगे हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होने पे किस तरीके से वो आएगा इक्विलिब्रियम में, और दूसरा नॉन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होने से। नॉन परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली दो मार्केट आएगा, एक आएगा हम लोग का मोनोपोली मार्केट, और दूसरा हम लोगों का आएगा मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है, तो इन दोनों ही इन सिचुएशन में पढ़ेंगे। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट पहले परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ेंगे कि फार्म इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, फिर नॉन परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा। सिमिलरली हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को भी देखेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किस तरीके से इक्विलिब्रियम में आएगा, और नॉन परफेक्ट कंपटीशन में जो दो मार्केट होता है मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट, उसमें किस तरीके से इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक, आया मेरा बात समझ में? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मेथड के बारे में। देखो एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा गया है। एक मिनट रुकना, थोड़ा दरवाजा खुल गया है।
डिस्टर्ब हो गया 1 मिनट, ठीक है चलो आओ। तो क्वेश्चन देखो ऐसे पूछेगा, हाउ इज द इक्विलिब्रियम ऑफ ए फार्म डिटरमाइंड बाय द मेथड ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, या एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर या फार्म यूजिंग द मेथड ऑफ टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब देखो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट में सबसे पहले क्या बोले, सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तो ये रहा परफेक्ट कंपटीशन। देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में थोड़ा समझा दिया, थोड़ा सा समझा दिया है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से पहले, याद रखना। हाँ, टोटल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में एक फार्म इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसका टोटल रेवेन्यू किसके बराबर हो, टोटल कॉस्ट के बराबर हो, या ये जो मेरा टोटल रेवेन्यू है ये टोटल कॉस्ट से जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ज्यादा फार्म इक्विलिब्रियम में होगा। बस दो चीज याद रखना, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट में टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है तो फार्म इक्विलिब्रियम में है, और टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ही ज्यादा फार्म क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। बस यही दो सिचुएशन है, उसी चीज के बारे में यहां पे हम लिखे हैं। ठीक है, उसी चीज के बारे में लिखे। अब देखो दोनों मार्केट में इसको समझाए हैं। सबसे पहले देखो प्रोड्यूसर्स या फार्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है, परेशान मत होना, हम आगे, ये तो चैप्टर नंबर 9 है ना, चैप्टर नंबर 10 में सप्लाई आएगा, चैप्टर नंबर 11 में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 12 में मार्केट आएगा, उसमें हम आप लोग को सब चीज बताएंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है, मोनोपोली मार्केट क्या है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या है, ओलिगोपोली मार्केट क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन, फार्म इक्विलिब्रियम, सब चीज सिखाएंगे। ठीक है, अभी बस मेरा आप इतना याद रख लो कि अगर मेरा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मेरा जो फार्म है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब टोटल रेवेन्यू किसके बराबर हो, टोटल कॉस्ट के बराबर हो। ठीक है, इसी चीज को देखो यहां पे समझाएं, और इसी चीज को देखो यहां पे ग्राफ के थ्रू भी समझाए हैं। ये हम लोग का कौन सा मार्केट है, ये है हम लोगों का आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, ये इतना ज्यादा इन सबको देख कर डरो नहीं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। इस वजह से क्या होगा, जो मेरा टोटल कॉस्ट होगा, जो मेरा टोटल रेवेन्यू होगा, वो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, सीधा ऊपर बढ़ेगा। इस तरह से समझा रहे हैं, ये मेरा टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू मेरा ऊपर बढ़ेगा सीधा। ठीक है, उसके बाद मेरा टोटल रेवेन्यू ऊपर बढ़ा, और जो मेरा टोटल कॉस्ट है, स्टार्टिंग में टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, ऐसे चलेगा। ये मेरा क्या होगा, टोटल कॉस्ट। अब ध्यान से समझना यहां पे, ये जो मेरा टोटल कॉस्ट कर्व है, ये जो मेरा टोटल रेवेन्यू है, ये जहां पे एक दूसरे को काटा, देखो एक जगह यहां मिला, यहां मिला, तो यहां जो ये एक जगह मिला और यहां जो ये एक जगह मिला, इसी को हम लोग बोलते, ये जो यहां पे काटा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका ब्रेक इवन पॉइंट। हम क्या बताए थे, ब्रेक इवन पॉइंट दो जगह पे आएगा। सबसे पहला जहां टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो, यहां ब्रेक इवन पॉइंट होगा, और दूसरा मेरा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, यहां मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो यहां एक ब्रेक इवन पॉइंट होगा और यहां एक ब्रेक इवन पॉइंट होगा। देखो ना, ये देखो यहां एक ब्रेक इवन पॉइंट हुआ है ना, और देखो यहां पे एक देखो मेरा क्या हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट हुआ है। ठीक है, और फार्म इक्विलिब्रियम में यहां और यहां, इन दोनों सिचुएशन में फार्म क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है, आया बात समझ में। ठीक है, ये कौन सा मार्केट था, परफेक्ट कंपटीशन। अब आते हैं हम लोग नॉन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। नॉन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोले तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या है, हम आगे आप लोगों को समझाएंगे। यहां समझो, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी फार्म इक्विलिब्रियम में वही दो सिचुएशन में आएगा जब टोटल रेवेन्यू किसके बराबर हो, टोटल कॉस्ट के बराबर मेरा हो। ठीक है, देखो सेम वही ग्राफ है, लेकिन फर्क समझो क्या है। ये जो हम लोगों का ये होता है आपका मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, वहां टोटल रेवेन्यू जो है वो एक बार में ऊपर नहीं बढ़ता है, टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। देखो इस तरह से ये टोटल रेवेन्यू है, देखो टोटल रेवेन्यू पहले बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर थोड़ा घटा, फिर थोड़ा सीधा जाएगा, इस तरीके से, और टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगा। अब ये दोनों एक दूसरे को जहां भी काट दे, यहां काट रहा है, यहां काट रहा है, तो देखो ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है मेरा, और ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है मेरा। ये भी क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। और इन दोनों में सबसे टॉप पे जो यहां पे है, ये मेरा कहलाता है सेटिस्फेक्शन का मेन पॉइंट। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो टोटल रेवेन्यू और जो मेरा ये टोटल कॉस्ट है ना, इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम निकालना, क्या निकालना, फार्म का इक्विलिब्रियम।
ये सही तरीका नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे को टीसी और टीआर कहां काटेगा ये कुछ कंफर्म नहीं है। जैसे हम अगर इसको यहां काट रहे हैं, यहां काट रहे हैं, ये जरूरी थोड़ी है यहां कटेगा, ये कहीं भी एक दूसरे को काट सकता है। इसलिए ये बोला जाता है कि ये जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट से जो हम लोग फार्म का इक्विलिब्रियम पता लगाते हैं ना, वो पूरा तरीके से सही नहीं है और उसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते हैं। देखो वही चीज यहां समझा रहे हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज ये प्रैक्टिकल नहीं है। हम इन चीजों को जो है हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा ज्योमेट्रिकल मेथड है और एक्चुअल में टीआर और टीसी एक दूसरे को कहां काटेगा या एक दूसरे से कितना दूर में जाके मिलेगा ये हम लोग को पता नहीं होता है। इसलिए हम लोग बस इसको एज ए इमेज करके बता देते हैं कि देख भाई यहां काटेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट, यहां काटेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट, वहां काटेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो अब हो गया दूसरा, ये तो हम लोग का था टीआर और टीसी। अब आते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से फार्म इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा। देखो वही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर बाय मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। कई बार पूछा है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेगा। सिंपल फार्म या प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम आपको पूछ रहा है, कौन से बेसिस पे? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। और यहां भी सेम रूल है, हम आपको ना बेसिक बता दे रहे हैं। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट में कोई भी फार्म इक्विलिब्रियम में दो सिचुएशन पे होगा, चाहे वो आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, चाहे वो आपका मोनोपोली मार्केट है या मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, कोई भी मार्केट है। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट पे फार्म इक्विलिब्रियम में होगा दो कंडीशन। सबसे पहले एमआर एमसी के बराबर हो, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, फार्म इक्विलिब्रियम हो गया। दूसरा कंडीशन होगा जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट जो है यानी एमसी जो है वो एमआर को नीचे से काटे, एमसी जो है वो एमआर को क्या करे? नीचे से काटे। ये दो सिचुएशन हो गया तो मेरा फार्म इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। देखो आगे जब हम अभी आपको समझाएंगे ना, समझाने के बाद वही चीज निकल के आएगा। देखो ये सेम चीज आपको समझा रहा है यहाँ पे, इसके बारे में मतलब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में आपको ये समझा रहा है। देखो ना वही चीज निकलेगा। बाय दिस मेथड द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एमआर एंड मार्जिनल कॉस्ट एमसी एट डिफरेंट प्रोड्यूसर लेवल इज कैलकुलेटेड। बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट प्रॉफिट। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल प्रॉफिट का, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा वही इक्विलिब्रियम को बताएगा। एज लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट, और जितना ज्यादा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से जितना ज्यादा होगा, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा फार्म इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, वही चीज को यहाँ पे समझाए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ लेना। हम मेन चीज इसका समझाएंगे, अभी ले लिए स्क्रीनशॉट। मेन चीज हम इसको समझा रहे। देखो सबसे पहले कौन से पॉइंट पे, दो मार्केट है ना, परफेक्ट मार्केट और एक नॉन परफेक्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है और एवरेज रेवेन्यू, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। हम आप लोगों को इससे पहले वाला चैप्टर में भी समझाए थे। देखो सिचुएशन, दो सिचुएशन होता है इक्विलिब्रियम होने का। सबसे पहला मार्जिनल रेवेन्यू बराबर क्या हो? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट है तो फार्म इक्विलिब्रियम में होगा परफेक्ट कंपटीशन में। और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम द बॉटम। अभी बताए थे ना, नीचे से जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटे, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटे, उस जगह पे फार्म इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सेम यही ड्राइंग में समझाएं। अब आपको हो सकता है ये ड्राइंग थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो कि सर ये क्या बना दिए। देखो समझा देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से मेरा ये सपोज मार्केट है, ये मेरा 0 है, ये मेरा x है, ये मेरा y है। हमको पता है ना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एवरेज रेवेन्यू, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस होता है वो सीधा जाता है x का। ये देखो ये मेरा प्राइस है, इसका मतलब है यहाँ एवरेज रेवेन्यू बराबर है मेरा मार्जिनल रेवेन्यू का। अब देखो ये कौन सा लकीर है? सीधा वाला मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब अगर ये मार्जिनल रेवेन्यू है तो मार्जिनल कॉस्ट इसको नीचे से काटे, नीचे से काटे मतलब देखो इस तरह से काट देगा। कहां पे काटा? एक ये हम लोग का कौन सा कर्व है? मार्जिनल कॉस्ट है। एक देखो मार्जिनल कॉस्ट यहां काटा, एक देखो मार्जिनल कॉस्ट मेरा यहां काटा। ये देखो ये डॉट 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 करके दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं इसको। ये मेरा है ये मेरा है ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी मेरा है ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि एमआर और मतलब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो गया। ठीक है,
हो गया। देखो यहाँ ई और E1 करके दिखा रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को देखो दिखाया है। और ये जो बीच वाला बिंदु होगा, ये देखो ये बीच वाला बिंदु, ये नीचे वाला, ये सबसे मिनिमम कॉस्ट होगा। कौन सा कॉस्ट होगा? सबसे ज्यादा ये मिनिमम कॉस्ट मेरा होगा। अगर इस तरीके से काट दिया तो फॉर्म इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, यहां और यहां फॉर्म क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में मेरा हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यहाँ देखो, यहाँ एमआर कर्व है, देखो यहाँ है, एमसी कर्व भी यहाँ काटा तो हो गया ना भाई, एमआर एमसी के बराबर भी हो गया। और ये सीधा वाला एमआर कर्व है, एमआर को देखो एमसी काट लिया, ये देखो यहाँ भी वही है, एमआर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ एमसी हो जाएगा। और एमआर बराबर एमसी का हुआ और फिर नीचे से उसको काट भी दिया। ये दो सिचुएशन में फॉर्म क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है? कौन सा मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नॉन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी सेम यही कंडीशन है, एमआर बराबर एमसी होगा और दूसरा एमसी जो है वो एमआर कर्व को नीचे से काटे। यहां भी यही सेम दो सिचुएशन होगा इक्विलिब्रियम का, बस थोड़ा सा ड्राइंग बदल जाएगा। ड्राइंग किस तरह से बदलेगा, पहले हमको ड्राइंग बना के समझाने दो। ठीक है, देखो ड्राइंग किस तरह से बना है। देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? परफेक्ट कंपटीशन में इस तरीके से था ना, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर था आपका एवरेज रेवेन्यू का परफेक्ट में, और इस तरीके से जहां काटा फॉर्म वहां इक्विलिब्रियम में हो गया, यह होता मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन जो हमारा मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, यहां ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है पता है? इस तरीके से आपका बनेगा, ये मेरा हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू और ये मेरा हो गया एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से थोड़ा नीचे होता है। अब देखो हमको किसको देखना है? मार्जिनल रेवेन्यू को। ये मार्जिनल रेवेन्यू को जहां काट दिया, कौन सा कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट। देखो मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट, देखो एक बार यहां पे काटा है और एक बार मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट कहां पे काटा है? देखो यहां पे काटा है। तो ये दो सिचुएशन में फॉर्म क्या होगा? इक्विलिब्रियम की स्थिति में होगा। है समझ में? देखो यही सेम ड्राइंग देखो आपको यहां देखने को मिलेगा, ये रहा, दिख रहा है ड्राइंग? सेम वही ड्राइंग है, देख लो। कुछ नहीं किए हैं, हमको पता है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एमआर कर्व नीचे गिरता है और एमआर उससे थोड़ा दूर में गिरता है। हम आपको मार्केटिंग चैप्टर में इसको समझाएंगे और डिटेल में। इसके बाद देखो ये एमआर कर्व है, तो इस तरीके से एमसी कर्व को खींच दिए, तो एमआर कर्व एमसी कर्व एक जगह एमआर को यहां काट रहा है और एक जगह कहां काट रहा है? यहां। तो यहां पे ये दो सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन मेरा है ब्रेक इवन पॉइंट का। कौन सा सिचुएशन है? ब्रेक इवन पॉइंट, और फॉर्म यहीं पे इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। समझ में आया? इसी चीज को देखो यहां डॉट डॉट करके नाम दे दिए, Q1 Q2, आपको जो नाम देना है नाम दो, उतना कोई खास दिक्कत नहीं है, बस याद रखना नीचे से काटे। दो सिचुएशन होना चाहिए बच्चा, एमआर एमसी के बराबर हो और एमसी कर्व एमआर कर्व को नीचे से काटे। ठीक है, एग्जाम में ना एमसीक्यू में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फॉर्म का इक्विलिब्रियम का पहला शर्त क्या है? तो बोल देना फॉर्म का इक्विलिब्रियम का पहला शर्त है, मतलब पहला कंडीशन है एमआर बराबर एमसी, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, और दूसरा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटे, ये दूसरा शर्त है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरा हो रहा है तो फॉर्म इक्विलिब्रियम में है। आया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन पूछता है ये सब। अब देखो वही चीज बोल रहा है, कंडीशन टर्म यानी होता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फॉर्म। हम अभी बताए ना, दो कंडीशन होता है। सबसे पहला कंडीशन क्या होता है? एमआर बराबर क्या होना चाहिए? एमसी का। तो एमआर बराबर एमसी हो, इस कंडीशन को बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। कौन सा कंडीशन? नेसेसरी। नेसेसरी मतलब होता है अनिवार्य, ये होना ही चाहिए, तब जाके फॉर्म इक्विलिब्रियम में होगा। देखो यही चीज यहां पे समझा रहा है, ये तब सिचुएशन होगा जब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू बराबर क्या हो? मेरा मार्जिनल कॉस्ट हो। ठीक है, और दूसरे ये देखो मार्जिनल रेवेन्यू बराबर क्या हो? मार्जिनल कॉस्ट हो, ये नेसेसरी कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है कि एमआर बराबर एमसी तो हो ही हो, और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो मेरा एमसी कर्व जो है वो एमआर कर्व को नीचे से काटे। कहां से काटे? नीचे से काटे, नीचे से काटे, ये इसका दूसरा कंडीशन होता है। ठीक है, आया समझ में? बस हो गया, इस चैप्टर में इतना ही हम लोग को पढ़ना था। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कैसे आता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आने का दो कंडीशन है, एक टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मेथड से आएगा, और दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के मेथड से आएगा।
टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मेथड जो है वो ज्योमेट्रिकल मेथड है। इसके थ्रू एग्जैक्ट में प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोग एज्यूम करके बनाते हैं। जबकि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है उसको हम लोग प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं। अगर मेरा दोनों ही कंडीशन पे, अगर मेरा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है या मेरा नॉन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, चाहे मेरा मोनोपोली मार्केट है या मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, इन दोनों ही मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, यानी कि एमआर बराबर एमसी हो। और दूसरा कंडीशन है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो मार्जिनल कॉस्ट, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटे, यानी कि एमसी जो है वो एमआर कर्व को नीचे से काटे। ये इसका दूसरा कंडीशन है। इन दोनों में फर्म इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। एग्जाम में हमको लगता है इस साल आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से फर्म का, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट से इक्विलिब्रियम निकालो। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन बोलेगा तो लिख करके ग्राफ बना देना, नॉन परफेक्ट कंपटीशन बोलेगा तो बता देना, और अगर पूरा पूछेगा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से बताओ तो पूरा बता देना। आया समझ में? लेकिन इतना ही क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को इस चैप्टर से। इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो भाई हो गया, इससे ज्यादा और आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत इस चैप्टर से नहीं है। ठीक है, जो जो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, जैसे जैसे हम नोट्स शेयर करते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के सारा चीज को लिखते जाओ, आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछो। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचा दो। फिर चाहे आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं या बिहार बोर्ड का, सब लोगों का इकोनॉमिक्स सेम है। हर एक इंग्लिश वालों का सेपरेटली वीडियो आ रहा है, हिंदी वालों का सेपरेटली वीडियो आ रहा है। आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो भी सही है, किसी दूसरे पब्लिकेशन का बुक है तो भी सही है। हम जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, उससे 100% आप लोगों का इकोनॉमिक्स का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।